आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव लॉ पढ़ने जा रहे हैं, द ड्योरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। ड्योरी एक शब्द नहीं है, ड्योरी एक सिस्टमेटिक सोशल ईविल है। शुरुआत में ड्योरी एक वॉलेंटरी कस्टम था। पेरेंट्स अपनी बेटी को कुछ गिफ्ट्स देते थे, लेकिन धीरे धीरे ये कस्टम एक डिमांड बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन बन गया। आज ड्योरी के नाम पर क्रूअल्टी होती है, डोमेस्टिक वायलेंस होती है और कई केसेस में तो ड्योरी डेथ तक हो जाती है। ड्योरी डायरेक्टली वायलेट करती है आर्टिकल 14 इक्वालिटी, आर्टिकल 15 नॉन डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। इसीलिए पार्लियामेंट ने 1961 में एक स्पेशल लेजिस्लेशन बनाई, ड्योरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। जब 1961 का एक्ट आया तो ऑनेस्टली वो काफ़ी वीक था। प्रॉब्लम्स क्या रही उसमें? डेफिनेशन बहुत नैरो थी, पनिशमेंट कम थी और एक्यूज्ड के लिए काफ़ी लूप होल्स थे। 1970 से 80s में ड्यूरी डेथ ड्रामेटिकली बढ़ने लगी। इस प्रेशर के बाद पार्लियामेंट ने 1984 और 1986 अमेंडमेंट पास किए। 1986 अमेंडमेंट गेम चेंजर था। इसके अंदर मिनिमम पनिशमेंट बढ़ी, रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ आया और वुमेन्स के राइट्स स्ट्रॉन्ग हुए। यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है दैट व्हाई ड्यूरी प्रोहिबिशन एक्ट नीडेड। सेक्शन 1 एक फॉर्मल सेक्शन है, लेकिन जुरिस्डिक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। Section 1, Subsection 1. This act may be called Dowry Prohibition Act 1961. Section 1, Subsection 2, it extends to whole of India, originally except Jammu and Kashmir. Subsection 3, Act came into force on 1st July 1961. मतलब ये एक सेंट्रल लॉ है जो पूरे इंडिया में यूनिफॉर्मली अप्लाई होता है। सेक्शन 2 अगर समझ लिया तो पूरा एक्ट समझ आ जाता है। इसके अंदर ड्योरी का मीनिंग बताया गया है। ड्योरी का लीगल मीनिंग है एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन और एग्रीड टू बी गिवन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एट, बिफोर और एनी टाइम आफ्टर मैरिज इन कनेक्शन विद मैरिज। यहाँ 3 एक्सप्रेशंस हमेशा याद रखिए। Number 1, directly or indirectly. 2, at, before, after marriage. And 3, in connection with marriage. Originally एक्ट में आफ्टर मैरिज नहीं था। 1986 अमेंडमेंट ने ऐड किया क्योंकि एक्यूज्ड बोलते थे शादी के बाद लिया, ड्योरी नहीं ली। पार्लियामेंट ने कहा नहीं, मैरिज से कनेक्टेड है तो ड्योरी ही होगी। ड्योरी के अंदर क्या क्या नहीं आता? मुस्लिम लॉ का महर ड्योरी नहीं होता और जो वॉलेंटरली गिफ्ट्स होते हैं बिना डिमांड के वो भी ड्योरी में नहीं आते। सतवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2001, कोर्ट ने कहा हर डिमांड ड्योरी नहीं होती, लेकिन अगर शादी से नेक्सस है तो ज़रूर होगी। अपा साहिब वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2007, कोर्ट ने प्रोटेक्ट किया फॉल्स इम्प्लीकेशन से, हर पैसे की डिमांड ड्योरी नहीं होती। एस गोपाल रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1996, कोर्ट की फिलॉसफी थी ड्योरी एक्ट को पर्पोसिव इंटरप्रिटेशन मिलेगी। सेक्शन 6 गिविंग और टेकिंग ड्योरी। सेक्शन 3 पनिशमेंट सेक्शन है। अगर कोई पर्सन ड्योरी देता है या ड्योरी लेता है या अबेट करता है तो ऑफेंस कंप्लीट हो जाता है। इसके अंदर पनिशमेंट है मिनिमम 5 years इम्प्रिजनमेंट और फाइन मोर देन 15,000 और जितनी ड्योरी की वैल्यू होती है। कोर्ट पनिशमेंट कम कर सकता है सिर्फ स्पेशल रीजंस लिखकर। मैरिज गिफ्ट्स अलाउड हैं अगर डिमांड नहीं हुई हो, लिस्ट मेंटेन्ड हो और वैल्यू एक्सेसिव ना हो। ये कहा गया था
कंसराज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2000 में, जिसमें बोला गया कस्टमरी गिफ्ट्स जो होते हैं वो दहेज में नहीं इंक्लूड होते। सेक्शन 4 एक बहुत पावरफुल सेक्शन है। डोरी मांगना ही ऑफेंस है, चाहे डोरी मिली हो या नहीं। इसके अंदर पनिशमेंट बताया गया है 6 मंथ से 2 ईयर्स तक। फाइन बोला गया है अप टू 10,000 रुपीज़। इसके अंदर एक केस लॉ आया था 1998 में, पवन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जिसमें कहा गया कि डिमांड जो होती है वो अपने आप के अंदर एक ऑफेंस होता है। सेक्शन 4A मैरिज को बिजनेस बनाने के खिलाफ लॉ है। प्रॉपर्टी, मनी या बिजनेस शेयर ऑफर करना शादी के लिए भी एक ऑफेंस है। सेक्शन 5 एग्रीमेंट वॉइड। ड्यूरी एग्रीमेंट इज वॉइड अब इनिशियो, मतलब कोर्ट एनफोर्स नहीं करेगा और कंसेंट का कोई वैल्यू नहीं है। सेक्शन 6 एक वुमेन सेंट्रिक प्रोविज़न है। ड्यूरी अगर किसी और के पास है तो वो ट्रस्टी है, ऑनर नहीं। प्रॉपर्टी लीगली वाइफ की होती है। इसके अंदर टाइम लिमिट दी गई, बिफोर मैरिज 3 मंथ्स, आफ्टर मैरिज और शादी के बाद 3 मंथ्स फ्रॉम द रिसिप्ट। माइनर के केसेस में 3 मंथ आफ्टर अटेनिंग 8 ईयर्स। और अगर फेलियर होता है तो फिर जेल और प्लस फाइन पनिशमेंट के तौर पर दिया जाएगा। डेथ विद इन 7 ईयर्स 1986 अमेंडमेंट। अगर डेथ अननेचुरल 7 ईयर्स के अंदर हो जाती है तो प्रॉपर्टी पेरेंट्स या चिल्ड्रंस को मिलेगी। भास्कर लाल शर्मा वर्सेस मोनिका 2009, इसमें बोला गया डोरी आर्टिकल्स आर एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ऑफ वाइफ। सेक्शन 7 कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस। अब हम सेक्शन 7 पर आते हैं। सेक्शन 7 एक प्रोसीजरल सेफगार्ड सेक्शन है जो बताता है कौन सा कोर्ट केस सुनेगा, कौन कंप्लेंट कर सकता है और लिमिटेशन लगेगी या नहीं। इसीलिए जुडिशरी के लिए ये सेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A विच कोर्ट कैन ट्राई द ऑफेंस। सबसेक्शन 1A कहता है ड्यूरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से नीचे का कोई कोर्ट केस ट्राई नहीं कर सकता। मतलब समरी कोर्ट्स या लोअर कोर्ट्स एक्सक्लूडेड हैं। रीज़न है ऑफेंसेस की सीरियसनेस। ड्यूरी ऑफेंसेस सोशल ईविल से रिलेटेड है, इसलिए ट्रायल एक कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट के पास होना चाहिए। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज B हु कैन सेट द क्रिमिनल लॉ इन मोशन। अब आता है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट। नॉर्मली क्रिमिनल लॉ में कोई भी पर्सन कंप्लेंट कर सकता है, लेकिन यहाँ एक्ट ने स्कोप एक्सपेंड कर दिया। कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा अगर कोर्ट को खुद नॉलेज हो या पुलिस रिपोर्ट हो या फिर कंप्लेंट हो विक्टिम्स वुमेन से, उसके पेरेंट्स या रिलेटिव से या फिर रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन से। क्योंकि ड्यूरी केसेस में विक्टिम प्रेशर में होती है और सोसाइटी इंटरफेरेंस नहीं होती है, इसलिए लॉ ने NGOs को भी स्टैंडिंग दी है। सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 क्लॉज C पावर टू अवॉर्ड सेंटेंस। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इस एक्ट के अंदर पूरी ऑथराइज पनिशमेंट दे सकता है। रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। एक्सप्लेनेशन क्लैरिफाई करता है कि रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से रीऑर्गेनाइज्ड हो। सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 लिमिटेशन डज नॉट अप्लाई। नॉर्मली CRPC के चैप्टर 36 में लिमिटेशन होती है, लेकिन सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 कहता है ड्यूरी ऑफेंसेस पर लिमिटेशन अप्लाई नहीं होगी। इसका जुडिशरी एंगल ये है कि ड्यूरी हैरेसमेंट ऑफन कम्स टू लाइट डेट।
इसलिए लिमिटेशन हटा दी गई। सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 प्रोटेक्शन टू विक्टिम बहुत इंपॉर्टेंट ह्यूमैनिटेरियन प्रोविज़न है ये। विक्टिम का स्टेटमेंट उसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन का बेस नहीं बन सकता, मतलब विक्टिम सेफ फील करे और वो खुलकर कंप्लेंट कर सके। सेक्शन 8 नेचर ऑफ ऑफेंसेस। सेक्शन 8 बताता है कि ड्यूरी प्रोहिबिशन एक्ट के ऑफेंसेस का नेचर क्या होगा। सेक्शन 8(1) कॉग्निजेबल फॉर लिमिटेड पर्पसेस। एक्ट के ऑफेंसेस इन्वेस्टिगेशन के लिए कॉग्निजेबल हैं, लेकिन अरेस्ट बिना वारंट ऑटोमेटिकली नहीं हो सकता। सीआरपीसी अप्लाई करेगा लेकिन रिस्ट्रिक्टेड मैनर में। इसका पर्पस ये है कि पुलिस इन्वेस्टिगेट कर सके लेकिन आर्बिट्ररी अरेस्ट नहीं होगा। सेक्शन 8 सबसेक्शन 2 नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। ये लाइन जुडिशरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। एवरी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल, मतलब बेल मैटर ऑफ जुडिशियल डिस्क्रिशन है और कंप्रोमाइज से केस ख़त्म नहीं हो सकता। इसकी जुडिशियल फिलॉसफी ये है कि ड्यूरी एक प्राइवेट डिस्प्यूट नहीं बल्कि एक सोसाइटल क्राइम है। सेक्शन 8A बर्डन ऑफ प्रूफ। सेक्शन 8A एक जो नॉर्मल क्रिमिनल लॉ का रूल उल्टा कर देता है, ये एक ऐसा सेक्शन है। नॉर्मली क्रिमिनल लॉ में प्रोसिक्यूशन को गिल्ट प्रूव करना होता है, लेकिन सेक्शन 8A कहता है अगर एक्यूज्ड पर सेक्शन 3 या सेक्शन 4 का चार्ज है तो एक्यूज्ड को प्रूव करना होगा कि उसने ड्यूरी नहीं ली या डिमांड नहीं की। दिस इज कॉल्ड रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ। इसका जुडिशियल जस्टिफिकेशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ड्यूरी एक हिडन क्राइम है, एविडेंस फैमिली के अंदर ही होता है, इसलिए रिवर्स बर्डन जस्टिफाइड है। रिवर्स बर्डन का मतलब ये नहीं कि एक्यूज्ड ऑटोमेटिकली गिल्टी है। कोर्ट को एविडेंस केयरफुली अप्रिशिएट करना होगा और प्रिजम्पशन मैकेनिकली अप्लाई नहीं करना होगा। Courts have held reverse burden provisions must be applied in manner consistent with fair trial and Article 21. Section 8B Jury Officers। Section 8B एक्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव बैकबोन है। सेक्शन 8B सबसेक्शन 1 डील करता है अपॉइंटमेंट से। स्टेट गवर्नमेंट ड्यूरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स अपॉइंट करेगी और एरिया स्पेसिफाई करेगी। सेक्शन 8B सबसेक्शन 2 फंक्शन से डील करता है। ड्यूरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स का काम है एक्ट के प्रोविजंस फॉलो हो रहे हैं या नहीं वो देखना, ड्यूरी लेना या देने को प्रिवेंट करना, एविडेंस को कलेक्ट करना और एडिशनल फंक्शंस जो स्टेट असाइन करे उनको कंप्लीट करना। ये ऑफिसर्स ग्राउंड लेवल पर एनफोर्समेंट के लिए होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अंडर यूटिलाइज ही रहते हैं। सेक्शन 8B सबसेक्शन 3 पुलिस पावर्स। स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से इन ऑफिसर्स को लिमिटेड पुलिस पावर दे सकती है, पर सब्जेक्ट टू कंडीशंस हों। सेक्शन 8B क्लोज 4 एडवाइजरी बोर्ड। एडवाइजरी बोर्ड में मैक्सिमम 5 सोशल वर्कर, एटलीस्ट 2 वुमेन और ऑफिसर्स को गाइड करने के लिए होनी चाहिए। सेक्शन 9 पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। सेक्शन 9 रूल मेकिंग पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। रूल्स बैन कर सकते हैं मैरिज गिफ्ट की लिस्ट का फॉर्मेट, कंडीशन, मैकेनिज्म, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। रूल्स होते हैं पार्लियामेंट के सामने लेड होंगे, डेमोक्रेटिक ओवरसाइट एंश्योर्ड होगी। सेक्शन 10 पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल। सेक्शन 10 स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है लोकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए। स्टेट रूल्स बना सकती है। ड्यूरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स के फंक्शन, उनकी पावर्स एंड लिमिटेशंस। इसके अंदर जुडिशियल एंगल ये होता है कि यह रिफ्लेक्ट करता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को। कॉन्क्लूजन।
ड्यूरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 सिर्फ एक क्रिमिनल स्टैट्यूट नहीं है, बल्कि ये एक सोशल रिफॉर्म लेजिस्लेशन है जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ड्यूरी सिस्टम का कंप्लीट इराडिक्शन। इस एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट ने क्लियरली मैसेज दिया है कि ड्यूरी लेना, देना या मांगना तीनों लीगली और मोरली अनएक्सेप्टेबल हैं। सेक्शन 2 से लेकर 6 तक ड्यूरी को डिफाइन करते हैं, उसके स्कोप को वाइडन करते हैं और वुमेन की प्रॉपर्टी राइट्स और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करते हैं। सेक्शन 7 से लेकर 10 तक एक्ट को प्रोसीजरल स्ट्रेंथ देते हैं ताकि ड्यूरी ऑफेंसेस ईजिली रिपोर्ट हो सकें, एक्यूज टेक्निकल लूप होल्स का मिसयूज ना करे और एनफोर्समेंट मशीनरी इफेक्टिवली काम करे। 1984 और 1986 के अमेंडमेंट्स के बाद एक्ट और भी ज़्यादा स्ट्रेट और वुमेन सेंट्रिक है, जिसके अंदर मिनिमम पनिशमेंट एनहेंस की गई, रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ इंट्रोड्यूस किया गया और ड्यूरी आर्टिकल्स को वुमेन की एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी माना गया। जुडिशरी ने बार बार ये होल्ड किया है कि ड्यूरी प्रोहिबिशन एक्ट को स्ट्रिक्टली नहीं बल्कि पर्पसली इंटरप्रेट किया जाना चाहिए ताकि लॉ का सोशल ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, इक्वालिटी, डिग्निटी और सोशल जस्टिस प्रोटेक्ट हो सके। एट द सेम टाइम कोर्ट्स ने यह भी एम्फेसाइज किया है कि लॉ का मिसयूज़ रोकना ज़रूरी है, लेकिन मिसयूज़ के फियर से इस एक्ट का लेजिस्लेटिव इंटेंट को डाइल्यूट नहीं किया जा सकता। इन एसेंस ड्यूरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 एक ऐसा लीगल इंस्ट्रूमेंट है जो पनिशमेंट के साथ साथ प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन को प्रमोट करता है। अल्टीमेटली इस एक्ट की सक्सेस सिर्फ कन्विक्शंस पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि सोसाइटी, एनफोर्समेंट एजेंसीज और जुडिशरी के ऊपर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेंसिटिव अप्रोच भी पर डिपेंड करती है।